नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेज में, पिछली कक्षा में हम लोग देख रहे थे घर्षण का टाइप्स हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने बात की थी सर्पी घर्षण की और लोटनी घर्षण की। आज हम अब शुरू करेंगे सर्पी घर्षण से। देखिए, सर्पी घर्षण, इसी को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग टेंडेंसी, स्लाइडिंग घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब दो स्पर्श सतहों के बीच खिसकने की, एक दूसरे पर खिसकने की प्रवृत्ति हो, जब दो स्पर्श सतहों के बीच स्पर्श सतहों के बीच एक दूसरे पर खिसकने की प्रवृत्ति हो, तब इन दो स्पर्शी सतहों के बीच की गति का विरोध एक गुण के द्वारा किया जाता है। जिसे सर्पी घर्षण कहते हैं। और संबंधित बल सर्पी घर्षण बल कहा जाता है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि देखिए, फ्रिक्शन जो है ये स्पर्श सतहों के बीच लगता है, ठीक है। इसलिए इसे हम कांटेक्ट फोर्स या स्पर्शी बल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सर्पी घर्षण, जब दो स्पर्श सतहों के बीच एक दूसरे पर खिसकने की प्रवृत्ति हो, जब स्लाइडिंग टेंडेंसी होगी, तब इन दो स्पर्शी सतहों के बीच का जो गति है, गति का विरोध इसके गुण के द्वारा, सतहों के गुण के द्वारा किया जाता है, जिसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं। और इस सर्पी घर्षण में जो बल प्रयुक्त होता है या जो बल काम करता है, उसे हम सर्पी घर्षण बल कहा जाता है। सर्पी घर्षण दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण।
होते हैं। स्थैतिक घर्षण या इसी को कहते हैं स्थिर घर्षण, या इसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और सेकेंड है गतिज घर्षण। इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए, स्थैतिक घर्षण या स्थिर घर्षण तब काम करता है जब दो सतहों के बीच गति ना हो, मीन्स गति की प्रवृत्ति हो, गति होने की प्रवृत्ति हो, तब जो है स्थैतिक घर्षण या स्थिर घर्षण, या खिसक नहीं रहा हो, खिसकने की प्रवृत्ति हो, तब जो है स्थैतिक घर्षण या स्थिर घर्षण काम करता है। और जब दो सतह एक दूसरे पर फिसल रहे हों, एक दूसरे पे गति कर रहे हों, तब वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब दोनों हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थिर घर्षण। स्थिर घर्षण या इसी को कहते हैं स्थैतिक घर्षण। या स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले देखिए, ये मान लो कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस पे नीचे की तरफ ए बॉडी या यह पिंड सरफेस पे लगा रहा है डाउनवर्ड एक फोर्स mg अपने वेट के बराबर। न्यूटन्स तृतीय गति नियम से ये सरफेस भी इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये है नॉर्मल, इसे हम कहते हैं, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब देखिए, अभी जब ए बॉडी रेस्ट में है, तब इस पर पूरी तरह से रेस्ट में है, और इसको मूव कराने के लिए इसमें गति लाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। तब इसके बॉडी और सतह के बीच जिस पर ये रखा हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है। हमारा स्थिर फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है। लेकिन अब देखिए, मैं इस पर समथिंग कुछ फोर्स मान लो जैसे 0.1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, बट यह बॉडी मोशन में नहीं आता है। तो स्वाभाविक है, ये फोर्स कैसे कैंसिल हुआ? ये फोर्स कैसे कैंसिल हुआ? तो अब देखिए, जब इस पर, इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाया गया और ये बॉडी मोशन में नहीं आया, इट मीन्स कि स्वाभाविक है इस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, और यह फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मान लीजिए इस पे कोई 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और बॉडी मोशन में नहीं आता है, मीन्स अब देखिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया 0.2 न्यूटन। स्वाभाविक है 0.2 न्यूटन का बल लगाने के बाद भी बॉडी मोशन में नहीं आया, मीन्स इस 0.2 न्यूटन फोर्स को कोई ना कोई कैंसिल किया। तो कैंसिल कौन करेगा? ये नीचे वाला सरफेस इस सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर लगा रहा है बल, और यह 0.2 न्यूटन है। अब देखिए इस पर मान लीजिए कोई बड़ा बच्चा आता है और वो इस पर 0.3 न्यूटन का फोर्स लगाता है।
0.3 न्यूटन का बल लगाता है, फिर भी यह बॉडी मोशन में नहीं आता है। और जब यह बॉडी मोशन में नहीं आता है तो इट मीन्स अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया हमारा 0.3 न्यूटन। मीन्स जब तक मैं फोर्स लगाया जा रहा हूँ और बॉडी मोशन में नहीं आ रहा है, ठीक है, तब तक जो वैल्यू होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, स्थिर घर्षण का मान होगा, ठीक है, स्थिर घर्षण बल का मान होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जब दो सतहों के बीच ये बल लगाने से इन दोनों के बीच खिसकने की टेंडेंसी, खिसकने की प्रवृत्ति इसमें विकसित हो रही है, या हम कहें कि स्लाइडिंग टेंडेंसी डेवलप कर रही है। तो जब दो सतहों के बीच खिसकने की प्रवृत्ति हो एवं खिसकने की प्रवृत्ति हो एवं, या लेकिन करते हैं, प्रवृत्ति हो लेकिन दोनों सतह एक दूसरे से या एक दूसरे की अपेक्षा विराम में हो तब इन दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण स्थिर घर्षण या स्थैतिक घर्षण, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, एक ही चीज, स्थिर घर्षण या स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। एवं इन सतहों के बीच लगने वाला बल स्थिर घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, ये स्थिर घर्षण बल सेल्फ एडजस्टेबल होता है, मीन्स स्वयं समायोजित होने वाला बल है। आप देख रहे हैं, जब 0.1 न्यूटन का लगाया गया तो घर्षण बल 0.1 न्यूटन हो गया, जब 0.2 न्यूटन का लगाया गया तब घर्षण बल 0.2 न्यूटन हो गया, जब 0.3 न्यूटन का लगाया गया तब घर्षण बल 0.3 न्यूटन हो गया, लेकिन बॉडी अभी रेस्ट में है। जब कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा था उस समय घर्षण बल 0 था। ठीक है, तो इसी को मैं लिख दे रहा हूं, स्थिर घर्षण बल स्वयं समायोजित इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टेबल। सेल्फ एडजस्टेबल घर्षण, स्थिर घर्षण बल स्वयं समायोजित बल है। मीन्स एक खुद से
इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि ये दोनों सतहों के बीच के रिलेटिव मोशन अपेक्षिक गति का विरोध करे, पहली चीज़। और यह जो है इस तरह से अपने आप को एडजस्ट किया, जैसे जब 0.1 न्यूटन लग रहा था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.1 न्यूटन हो गया। जब अप्लाइड फोर्स 0.2 न्यूटन लगा तब ये 0.2 न्यूटन हो गया। जब अप्लाइड फोर्स 0.3 न्यूटन हुआ तब ये 0.3 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि स्थिर घर्षण बल जो है स्वयं समायोजित बल है, मीन्स सेल्फ एडजस्टेबल बल है। अब देखिए, स्थिर घर्षण बल का मान जो है ऐसा नहीं है कि हम इस पर लगातार 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 10 न्यूटन का फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स हम लगाए जा रहे हैं और बॉडी स्थिर रहेगा, ऐसा नहीं है। एक मैक्सिमम वैल्यू तक स्थिर रहेगा और वहाँ तक जहाँ तक कि ये चलने को हो जाए, उस वैल्यू तक को हम कहेंगे स्थिर घर्षण बल। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देखते हैं। मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि स्थिर घर्षण बल का मान 0 से एक महत्तम वैल्यू तक, महत्तम मान तक वैरीज करता है, मीन्स इसके बीच में लाई करता है। मैं एक कहना चाह रहा हूँ। अब ये महत्तम मान क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स का जो महत्तम मान होता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो ये जो लिखते हैं, स्थिर घर्षण का महत्तम मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। नॉर्मल फोर्स का समानुपाती होता है, मीन्स ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस क्या है? तो ये जो म्यू एस है वो हमारा घर्षण गुणांक है, स्थिर घर्षण गुणांक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ म्यू एस स्थिर घर्षण गुणांक है इसका मान स्पर्श सतहों के प्रवृत्ति पे, स्वभाव पे निर्भर करता है। मीन्स यदि स्पर्श सतह ज़्यादा खुरदरा होगा तो म्यू का जो मान है घर्षण गुणांक का मान ज़्यादा होगा। यदि कॉन्टैक्ट सरफेसेज स्पर्श सतह जब स्मूथ होगा तो स्थिर घर्षण गुणांक जो है वो, या घर्षण गुणांक जो है उसका मान कम होगा। जब हम बात करें सुपर स्मूथ सरफेस की तो घर्षण गुणांक 0 होगा। लेकिन ऐसा कुछ सुपर स्मूथ सरफेसेज या आइडियल स्मूथ सरफेसेज
ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मान मैं कह रहा था, स्पर्श सतहों के स्वभाव पर निर्भर करता है, स्वभाव पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब हम घर्षण गुणांक को देखेंगे, स्थिर घर्षण गुणांक को देखते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा कि ए जो एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं ये म्यू एस क्या होता है, म्यू एस इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ एस बाई एन। इसको हम लोग कहते हैं स्थिर घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक मीन्स स्थिर घर्षण गुणांक जो है वो रेशियो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थिर घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का। स्थिर घर्षण गुणांक अनुपात होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स स्थिर घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का। अलग अलग जगहों पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल अलग अलग होता है और हम उसको देखेंगे उदाहरण में। अब देखिए इसके हम बात करें एसआई मात्रक की, मीन्स घर्षण गुणांक का एसआई मात्रक या मात्रक की हम बात करें तो देखिए बच्चे है क्या, घर्षण गुणांक दो बल का अनुपात है। घर्षण गुणांक क्या है, दो बल का अनुपात है। ठीक है, दो फोर्स का रेशियो है, दोनों का एसआई यूनिट न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा, एक कट जाएगा। तो मीन्स यह जो है वो डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है। मीन्स घर्षण गुणांक, ये सब पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। घर्षण गुणांक यूनिटलेस मात्रक विहीन एवं डायमेंशनलेस मीन्स बीमा हीन राशि है। इसका न तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और न ही इसका कोई मात्रक होगा। क्यों? क्योंकि ये समान राशि का अनुपात है। ठीक है, इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो एक 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक ये वैरी करेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल का समानुपाती होगा। और ये इसका जो ये म्यू एस है मीन्स घर्षण गुणांक जो है वो दोनों सरफेसेज के नेचर पर डिपेंड करेगा। यदि दोनों सरफेसेज ज़्यादा खुरदरा होगा तो घर्षण गुणांक का मान ज़्यादा होगा, यदि दोनों सरफेसेज स्मूथ होंगे तो घर्षण गुणांक का मान मिनिमम होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी में एक है सीमांत घर्षण। ये क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चे मैं बता दूं कि सीमांत घर्षण जो है वह भी एक प्रकार का स्थिर घर्षण ही है। ठीक है, यह स्थिर घर्षण का स्थिर घर्षण बल का महत्तम मान है। सीमांत घर्षण स्थिर घर्षण बल का महत्तम मान है। तो अब देखिए स्थिर घर्षण बल का महत्तम मान क्या था, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। मीन्स मैंने क्या बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो 0 से
इस वैल्यू तक वैरी करेगा। तो जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन इस वैल्यू को गेन करेगा, ये सीमांत घर्षण हो जाएगा। मीन्स एक कब होगा, एक कब होगा, मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया कि कोई बच्चा है, पहले इस पर 0.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस पर जो है ये बॉडी मूव नहीं किया, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन इस स्थिर घर्षण बल 0.1 न्यूटन हो गया। जब 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाया बच्चे ने, बॉडी मूव नहीं किया, स्थिर घर्षण बल 0.2 न्यूटन हो गया। जब 0.3 न्यूटन का बल लगाया, बॉडी मूव नहीं किया, मीन्स स्थिर घर्षण बल 0.3 न्यूटन हो गया। अब मैं यहाँ पे ये कहा कि ऐसा नहीं होगा कि बार बार इस पर हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं और बॉडी मूव ही नहीं करेगा। एक कंडीशन मीन्स जब हम अप्लाइड फोर्स जो हमारा होगा वो म्यूएस इंटू एन के बराबर हो जाएगा। म्यूएस इंटू एन, जहाँ म्यूएस हमारा घर्षण गुणांक है और एन जो है नॉर्मल फोर्स है। जब म्यूएस इंटू एन के बराबर होगा, हो सकता है वो 5 न्यूटन हो, 6 न्यूटन हो, जब भी हो, उसके बराबर जब हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप खुद से कह सकते हो कि अब बॉडी मूव करने को हो गया। मीन्स अब जस्ट उससे थोड़ा सा भी 0.1 न्यूटन भी ज़्यादा फोर्स लगा, 0.001 न्यूटन भी ज़्यादा फोर्स लगा कि बॉडी मूव कर जाएगा। तो इस स्थिति में जो घर्षण बल इन दो सतहों के बीच काम करेगा वो म्यूएस इंटू एन के बराबर होगा, और यह जो घर्षण बल होगा वो हमारा सीमांत घर्षण बल, और यह घर्षण सीमांत घर्षण कहलाएगा। ठीक है, उसके पहले तक जो भी मीन्स म्यूएस इंटू एन से कम जो भी इसका वैल्यू हम 0 तक अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, उस समय तक यह स्थिर घर्षण का उदाहरण था। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने कहा कि हमारा अप्लाइड फोर्स जब म्यूएस इंटू एन के बराबर था तो बॉडी मूव करने को हो गया। अब जैसे ही एफ का वैल्यू ग्रेटर देन म्यूएस इंटू एन हो जाएगा, ठीक है, हमारा बॉडी मूव कर जाएगा। अब स्थिर फ्रिक्शन, स्थिर घर्षण बल की कहानी खत्म। जैसे ही हम म्यूएस इंटू एन से ज़्यादा फोर्स लगाए, हमारा बॉडी मूव कर जाएगा, और अब इन दो सतहों के बीच जो घर्षण बल एक्ट करेगा वह हमारा गतिज घर्षण होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स लगेगा उसको हम गतिज घर्षण बल कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं गतिज घर्षण पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चे गतिज घर्षण। ये भी स्लाइडिंग घर्षण, सर्पी घर्षण का ही टाइप है। ठीक है, गतिज घर्षण जब दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति हो, यानी कि दोनों सतह एक दूसरे पर खिसक रहे हों। अब केवल खिसकने की प्रवृत्ति नहीं है, खिसकने की प्रवृत्ति केवल थी स्थिर घर्षण में, अब दोनों खिसक रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, एक दूसरे पर खिसक रहे हों, तब उनके बीच लगने वाला घर्षण
गतिज घर्षण कहलाता है। घर्षण कहलाता है। और यह और संबंधित बल मीन्स इस गतिज घर्षण से जो बल लगता है, संबंधित बल गतिज घर्षण बल कहलाता है। यह जो गतिज घर्षण बल है वो भी नॉर्मल का समानुपाती होता है। तो इस चीज को लिख देना है, यह याद रखना है हमें, यह गतिज घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है, यह जो है समानुपाती होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यह जो गतिज घर्षण है यह भी नॉर्मल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ यह जो म्यू के है वो क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण गुणांक। जहां म्यू के गतिज घर्षण गुणांक है और यह सतह के स्वभाव, सतह का स्वभाव मीन्स वो खुरदरा है कि स्मूथ है, चिकना है, स्वभाव पर निर्भर करता है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि अब जब इससे ग्रेटर म्यू एस इंटू एन से ग्रेटर फोर्स लगेगा तब यह बॉडी मोशन में आ जाएगा, यह गति में आ जाएगा। तो जैसे ही गति में आएगा फोर्स लग रहा है, हो सकता है एक्सेलरेशन भी हो, देखते हैं। और अब जब एक्सेलरेशन होगा तो स्वाभाविक है इसका भी हम इक्वेशन लिखेंगे, लिखते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन से जा रहा है तो मोशन न्यूटन्स के द्वितीय गति नियम से मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव माइनस, ये देखिए इसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ए एफ के हो जाएगा। ठीक है, तो एफ माइनस एफ के इक्वल टू एम में, इसको एफ अप्लाइड फोर्स है, यदि हमें ज़रूरत होगा तो एफ के को मैं लिख सकता हूँ म्यू के इंटू एन इक्वल टू एम में। अब देखिए हमें यदि ज़रूरत होंगे तो हम एन को, ये चूँकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो यहाँ पे नॉर्मल एम जी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ माइनस म्यू के इंटू एम जी इक्वल टू एम में, और यही हमारा इक्वेशन होगा। यदि हमें ए निकालना है तो हम चाहेंगे तो यहाँ से ए निकाल लेंगे, बाकी ए म्यू के एम जी सारा मुझे पता है तो हम अप्लाइड फोर्स निकाल लेंगे कि इतना एक्सेलरेशन के लिए हमें कितना अप्लाइड फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।